बच्चों आज हम लोग देखेंगे इकाई 5, ठीक है, जो है बीजगणितीय अवधारणा। ठीक है बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा अंक गणित। ठीक है, क्या पढ़ा? अंक गणित। अंक गणित पढ़ा। ठीक है, अंक गणित में बच्चों अंकों के बारे में ज्ञान होता है, जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या मिला, पूर्ण संख्या मिला, पूर्णांक मिला, इत्यादि चीज़ें मिला, जिसमें आपने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीखा, ये सब चीज़। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो समझना है वो बीज गणितीय अवधारणा अर्थात बीज गणित को समझना है। ठीक है, बीज गणित। ठीक, बीज गणित को अंग्रेजी में एलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे नाम से स्पष्ट है बीज, सस्वर है बीज से यहाँ पर ये अस्पष्ट, यह समझिए कि बीज का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे ए बी सी ऐसे, और पी क्यू आर, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी इसमें लेटर हो सकता है। ठीक है, इसका यूज होगा। वो कैसे होगा वो अभ्यास में आप लोगों को क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर बीज गणित में अगर इसका हम लोग लिखना चाहेंगे कि बीज गणित किसे कहते हैं, तो बीज गणित में हम लोग लिख सकते हैं बीज गणित के अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं बीज गणित वह शाखा है, बीज गणित, बीज गणित वह शाखा है, वह शाखा है जिसके जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर, अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर, यहाँ बच्चों देखो संख्याओं के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका बच्चों चिन्ह को ये समझेंगे आप लोग, जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास कुछ पैसे थे, क्या मेरे पास कुछ रुपए थे और मुझे मम्मी के द्वारा 20 रुपये और मिल गए। ठीक है, 20 रुपये और मिल गए। तो यहाँ पर कुछ पैसे जो मैंने बताया, कुछ रुपए जो है वो पता नहीं कितने रुपए हैं, और मुझे 20 रुपये और मिल गया, तो कितने रुपए मुझे हो गए? 120 रुपये हो गए। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए थे, या मतलब अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास कितने रुपए थे, तो यहाँ पर आप कहोगे सर जी आपके पास 100 रुपये थे। आपने जाना कैसे? ठीक है, आपने क्या किया, 120 रुपये में से 20 रुपये घटाया, तो आपको पता होगा कि 100 रुपया बच गया। इसका मतलब सर जी के पास 100 रुपया था। सपोज आपको क्या होता, नहीं पता होता कि हमारे पास 100 रुपया है, तो देखो क्या करते, हम मान लेते हैं यहाँ जो अज्ञात राशि है उसको यक्स मान लेते। ठीक है, और यक्स, हमारे पास यक्स रुपया था यहाँ पर मान लो, और इसमें मैंने कितना 20 रुपया और मिल गया, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 120 रुपये। ठीक है, हो गए। फिर देखो मैं क्या यहाँ पर करता, 20 को इधर ले जाता है तो इधर 20 प्लस में है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। तो यहाँ पर कितना आ जाता, 100 आ जाता। तो ये जो अज्ञात राशि थी, ठीक है, अज्ञात राशि थी यहाँ पर, जिसको नहीं पता था कि कितना था, तो ये x बराबर भी 100 रुपये आ गया, जिसको हमने माना था कि जो ये कुछ रुपया है वो कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिखा, अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने संख्या के स्थान पर क्या प्रयोग किया, चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अज्ञात राशियों को बीज गणित के माध्यम से हम लोग निकालना सीखेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको समझना है, इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी है वो चर और अचर है। ठीक है, तो उसको समझते हैं चर और अचर क्या होता है। देखेंगे बच्चों चर, ठीक है, चर हम उसे कह सकते हैं जिस अक्षर का मान, जिस अक्षर का मान, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, मान बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। ठीक है,
चर कहते हैं। अभी बच्चों ये चीज़ें यूज होगी इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज लगवाना शुरू कर देते हैं। आप सवाल तो लगा लेते हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट सवाल ना लगा के मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको तो समझ लो पहले, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखें चर कहते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल में ए बी सी मतलब जो भी अंग्रेजी के लेटर होंगे पी क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड जो अंग्रेजी के लेटर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। अभी आप लोगों को अभ्यास में करवाया जाएगा तो वहाँ पर और भी क्लियर होगी। अचर को समझिए, अचर, ठीक है। अच्छा, जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता है, जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कभी बच्चों 1 2 3 या पाई हो गया या √2 हो गया, इसी प्रकार से और भी चीज़ें रहेंगी जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो जिसका मान कभी ना बदले उसे अचर और जिसका मान बदल जाए उसको चर बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग और भी क्लियर होंगे। चलिए अब अभ्यास को हम लोग समझते हैं। देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन है अभ्यास 5A का पहला क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया और इस बीजगणितीय अवधारणा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। समझेंगे इसको। देखो लिखा है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। प्रत्येक मतलब एक विद्यार्थी को, ठीक है, एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे आप लोग, इसको हल लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को मतलब एक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल बच्चों कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अर्थात मतलब एक में एक बच्चा है उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 पेंसिल देंगे तो 3 आ जाएगा ना। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को सोचो, 2 शिक्षार्थी होंगे, 2 शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल, 2 शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल, 2 बच्चे हैं, 3 पेंसिल दी जाएगी तो 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर 3 शिक्षार्थी हैं, 3 शिक्षार्थी और 3 शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जाएगी तो 3 से गुणा हो जाएगा, अर्थात 9 पेंसिल टोटल दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 4 शिक्षार्थी रहेंगे और प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जाएगी तो यहाँ 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 12 शिक्षार्थी। इसी प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पर x शिक्षार्थी रहेंगे, x कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है x, तो इसी प्रकार से x शिक्षार्थी रहेंगे तो कितनी पेंसिलें दी जाएंगी, x शिक्षार्थी रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे x में 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, इतना दी जाएगी, अर्थात यहाँ पर x का 3 में जब गुणा करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षार्थियों x शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल कितना हो गई 3x, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः x शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। कह रहा है यहाँ पर रिक्त स्थानों में कोई बीज लिखिए, बीज का मतलब x y z a b c d जो भी है, ठीक है, उसको लिखिए और बताइए वो किस संख्या के लिए यूज हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग भर देंगे x, ठीक है।
और ये किस संख्या के लिए यूज हो रहा है, अगर देखें तो x 12 के लिए यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 12 ऐसे, ठीक। इसमें देखेंगे यहाँ पर भरेंगे x, और x किसके लिए यूज होगा, 10 के लिए यूज हो रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 10, ठीक। इसको देखेंगे, भरेंगे इसको x, तो x बराबर किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों, 4 के लिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x किसके लिए यूज हो रहा है, x बराबर 5, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा है तीसरा सवाल, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अच्छा संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो रहीम के पास बच्चों कितने रुपए थे, रहीम के पास 10 रुपये थे, तो रहीम के पास हम लिखेंगे रहीम के पास बचे रुपए, ठीक है। तो देखना बच्चों, ध्यान से देखना, 10 रुपया था उसके पास, और उसने कुछ रुपए जो है रजिया को दे दिए, उसने कुछ रुपए दे दिए। तो कुछ रुपया अगर दे दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कुछ रुपया दे दिया, तो इसमें से घटेगा ही, तो यहाँ पर हम घटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कुछ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ को हम जो है यहाँ पर मान लेंगे x, तो 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो रहीम के पास कितने रुपए बचे, 10 माइनस x रुपये बचा, ठीक है। ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखेंगे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, लिखा एक बगीचे में कुल पेड़ थे, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, ठीक है। तो कुछ पेड़ था बगीचे में, कुछ पेड़ थे बगीचे में, ठीक है। और इसमें 50 पेड़ और लगा देने पर, तो 50 पेड़ और लगा दिया, अर्थात इसमें 50 और ऐड किया गया है, ठीक। पर देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगाया गया, तो संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। कह रहा है कि इस कथन को अच्छा संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो इस कथन को, तो यहाँ पर कुछ को हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 120, बस ऐसे बताना था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पाँचवा देखेंगे बच्चों, लिखा है अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अक्षर यम के प्रतिरूप बनाने के लिए, तो अक्षर यन के लिए हम लिखते हैं, अक्षर यन के लिए, ध्यान से देखेंगे, अक्षर यन के लिए अगर देखें तो कितनी, एक प्रतिरूप बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता बनेगी। तो देखो, एक तीली, 1 2 3 तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एक प्रतिरूप बनाने के लिए 3 तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अक्षर यन के एक प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तीलियाँ कितना हो जाएगा बच्चों, कितनी तीली, 3 तीली की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अक्षर यन के एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3 है, ठीक है। 2 प्रतिरूप अगर बनाना होगा तो 3 गुणे 2 अर्थात 6 तीली की जरूरत पड़ेगी। सोच 3 प्रतिरूप बनाना हो तो 3 गुणे 3 अर्थात 9 तीली की जरूरत पड़ेगी। ऐसे 4 प्रतिरूप बनाना हो तो 4 गुणे 3 अर्थात 12 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे अगर यन तीलियाँ हों, ठीक है, यन तीलियाँ हों बच्चों, तो उसको बनाने के लिए हमको यन गुणे 3 और बराबर हो जाएगा 3n, ठीक है। 3n तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं यन के प्रतिरूप बनाने के लिए, अतः अक्षर यन के प्रतिरूप बनाने के लिए
बनाने के लिए 3n तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी इसको लिखवा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर समझा के लगवाया हुआ है, ठीक है। अब अक्षर यम के लिए भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं। लिखेंगे अक्षर यम के एक प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तीलियाँ कितने लगेंगी? 4 तीली लगेगी। ये देखो 1 2 3 4 तीली, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तीली लगेगी। तो एक प्रतिरूप बनाने के लिए 4 तीलियाँ, और 4 गुणे 1 में कर दे रहा हूँ तो 4 हो जाएगा। 2 प्रतिरूप बनाने के लिए 4 का 2 प्रतिरूप बनाने के लिए तो 4 गुणे 2 अर्थात 8 हो जाएगा। 3 प्रतिरूप बनाने के लिए 4 गुणे 3 अर्थात 12 तीली की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ऐसे n प्रतिरूप बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर 4 और गुणे n बराबर हो जाएगा 4n, ठीक है। 4n प्रतिरूप की 4n तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अतः हम लिख सकते हैं अतः अक्षर यम के प्रतिरूप बनाने के लिए 4n तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पहला अभ्यास 5A ख़त्म हुआ। देखेंगे बच्चों अभ्यास 5V, ठीक है। 5V का फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो लिखा है निम्नलिखित को बीजगणित रूप में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित को बीजगणित रूप में लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया 6 और x का योगफल, ठीक है। तो 6 और x का योगफल तो 6 + x हो जाएगा, ठीक है। या करके हो सकता है x + 6 हो जा सकता है, ठीक है। बस दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है x में से 7 घटाने पर, x में से 7 घटाने पर, ठीक है। तो x में से 7 घटाने पर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। x का 5 गुना, तो x का 5 गुना क्या हो जाएगा बच्चों? x का 5 गुना ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 5x। चौथा वाला देखें x का 1/3, x का 1/3, तो x का 1/3 होगा, x का 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। x का 1/3 अर्थात 1/3 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x/3। 1 का x में गुणा होगा x हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, ठीक। देखेंगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मूल संक्रिया क्या होता है? मूल संक्रिया बच्चों जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये मूल संक्रिया होता है, ठीक है। तो इसमें व्यक्त करना है। तो देखो लिखा है, ये देखो एक वृत्त है, ठीक है। क्या है ये? वृत्त, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ से केंद्र से यहाँ परिधि पर कोई रेखा मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या, जिसको 8 से बताया गया है। यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से मिला होता तो ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो ये लाइन पूरी क्या हो जाती है? व्यास हो जाती है, ठीक है। यहाँ से केंद्र से परिधि से कोई मिलाएंगे तो वो हो जाएगी त्रिज्या, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन में लिखा है, इसमें लिखा है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास जो होगा, व्यास, ठीक, उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो उसकी त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। 2 गुना अर्थात यहाँ पर दूना हो जाएगा ऐसे,
ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, ऐसे बताएगा। तो व्यास को हम लोग अगर देखें तो व्यास को हम लोग लिख सकते हैं d डायमीटर और गुणे 2, और ये r त्रिज्या हो जाएगा r, ठीक है। तो यहाँ d बराबर हो सकता है 2r, इसी में व्यक्त करना था, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता था। तो वर्ग यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ, वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, उससे हम वर्ग कहते हैं। मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप अगर लिखेंगे हम लोग, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बच्चों क्या होता है? इसको मान लो मैं नाम देता रहूँ ABCD, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड के सभी को जोड़ लेते हैं, सभी के साइड को, लेंथ को जोड़ लेते हैं, तो वही कहलाता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप अगर हम देखेंगे तो ये वाली भुजा को लिख सकते हैं, एक भुजा प्लस इधर वाली भुजा, 2 भुजा हो जाएगी, प्लस ये वाली भुजा, फिर भुजा, ठीक है, और प्लस ये वाली भुजा। तो अगर हम लोग देखें तो भुजा 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 4 भुजा हो जाएगा, ठीक है, 4 भुजा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर 4 भुजा, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसमें लिखना चाहें, बीजों में लिखना चाहें, तो वर्ग का परिमाप हम लोग P से लिख सकते हैं, P बराबर 4, और भुजा को हम लोग A से बता देते हैं, तो 4P = 4A हो जाएगा, जो कि ये आंसर होगा, ठीक। जहाँ पर P हो जाएगा, P = हो जाएगा परिमाप, और A हो जाएगा भुजा, ठीक है, A हो जाएगा भुजा। अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो D हो जाएगा व्यास, जहाँ इसके बाद लिखेंगे जहाँ D, स्मॉल d लिख सकते हैं, स्मॉल d = हो जाएगा व्यास, और R हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तीसरा देखें, लिखा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों ये होता है, जैसे आयत ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है, आयत ये है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, ये लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ L, और चौड़ाई को लिख रहा हूँ B, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल को एरिया ले रहा हूँ, ठीक है। तो A = L गुणे B, जहाँ पर अगर देखें तो जहाँ लिखेंगे A बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में एरिया भी बोलते हैं, और L जो हो जाएगा वो लंबाई हो जाएगा, लंबाई, और B हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चौथा इसी में। तो चौथा देखिए, लिखा लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर को, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, के बराबर होता है। अगर यहाँ पर लाभ को हम P लिखेंगे, प्रॉफिट, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस CP, SP, और क्रय मूल्य को CP, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और जहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ P = हो जाएगा, P = लाभ हो जाएगा, और SP बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, और CP = हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक।
देखेंगे तीसरा का ए में दिया हुआ है, तीसरा का ए में दिया हुआ है, एक टोकरी में 50 आम, दूसरी टोकरी में 1 आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। ठीक है, तो पहली टोकरी में आम कितने हैं 50। ठीक है, दूसरी टोकरी में आम कितने हैं 1 है। तो कह रहा है कि पहली टोकरी में बताइए दूसरी टोकरी से आम कितने अधिक हैं। तो एक चीज़ बताओ, मान लो ये 2 टोकरी है, इसमें 10 आम रखें, कितने 10 आम, और इसमें 5 ही रखें। तो अगर हमें बताना हो कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटा लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि 5 आम अधिक हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस x। ठीक, जो कि ये आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिसमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, 100। प्रदूषित जल पीने से बीमार हुए छात्र की संख्या इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या इक्वल टू हो जाएगी 100 माइनस x। ठीक है, जो कि यही आंसर होगा। बचे हुए क्वेश्चन बताए जाएंगे अगले पार्ट में। तो आप लोग यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आसानी से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर मैथ समझ में आए और आप उसमें अच्छे अंक लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।